नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू कर रखी है अपने कक्षा 12 की बोर्ड क्लास के लिए प्रश्नोत्तर सीरीज। जो अपना टारगेट है 56 में से 56 नंबर लाने का जो टारगेट है उस बेस पे ही अपन चलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज में। आज अपना दूसरा जो लेसन है उसकी PDF अपन ने तैयार कर ली है और जो प्रश्नोत्तर बनते हैं उस पर अपन आज फोकस करने वाले हैं, उस पर चर्चा अपन करने वाले हैं। ठीक है। आज अपना अध्याय जो है वो सेकेंड है, विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के संदर्भ में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण अध्याय है अपना। यहां से जो प्रश्न आएंगे, एक अंक का तो एक वस्तुनिष्ठ आएगा। अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट जो अपना है उसके अनुसार एक अंक का तो एक वस्तुनिष्ठ आएगा, ठीक है, और एक 1.5 अंक का जो है वो अति लघुतरात्मक कहेंगे उसको, वो प्रश्न आएगा। तो 2 प्रश्न यहाँ पे कुल 2.5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे, यानी 2.5 अंक के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, तो कुल 2.5 अंक का प्रश्न यहाँ पे आएगा। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यानी 2.5 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। एक 1 नंबर का आएगा और एक 1.5 नंबर का आएगा। तो इस बेस पे अपन तैयारी करेंगे, क्योंकि अपना चैप्टर है 2.5 नंबर का। 2 क्वेश्चन है, 1 अंक का वस्तुनिष्ठ यानी अवश्य वाला जिसको अपन बोलते हैं, और दूसरा 1.5 अंक का लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक कह सकते हैं उसको, छोटा प्रश्न आएगा। तो यहाँ जो प्रश्न बनते हैं उसके संदर्भ में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न जो है पाठ के संदर्भ में अपन देखेंगे। यहाँ एक कथन है पाठ के स्टार्टिंग में, वो है स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों के एक राष्ट्र और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ठीक है, यानी सोना यदि देश में बहुत कुछ निकलता हो, बहुत अधिक मात्रा में निकलता हो, तो उससे एक देश मजबूत नहीं बनता, बल्कि स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है वो है राल्फ वाल्डो इमर्सन का। ठीक है, अब यहाँ शर्त यह है कि महान बनता है स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र, बशर्ते कि ये स्त्री और पुरुष जो है वो शिक्षित हो, कुशल हो और तकनीकी दृष्टि से निपुण हो। तकनीकी दृष्टि से भी निपुण हो, कुशल हो और शिक्षित हो। यदि ये क्वालिटीज इनमें पाई जाती है तो अपन कह सकते हैं कि एक राष्ट्र इन लोगों से, यानी महिला और पुरुष उस देश के जो नागरिक होते हैं उनसे महान बनता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति विशेष जो है जिसके पास में खनिज संपदा बहुत कुछ है लेकिन ज्ञान नहीं है, उसके पास में तकनीकी नहीं है, तो वो सो रहा होता है। और ये जो कुशल नागरिक होते हैं, पढ़े लिखे नागरिक होते हैं, वो सक्रिय रहते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, वो जग रहे होते हैं। वो बैठा होता है तो ये दौड़ रहे होते हैं, हर समय ये कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। और इस बेस पे उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे जापान के पास में संसाधन बहुत कम है। जापान विश्व का एक ऐसा देश है जिसके पास में संसाधन अपना बहुत कम है। ठीक है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन बाहर से संसाधन मंगवाता है। यानी संसाधन जितना भी कच्चा माल है वो बाहर से लेकर के अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर उसको मॉडिफाई करके एक नए रूप में कन्वर्ट करके और विश्व मार्केट में पहुंचाता है। इसके कारण वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। तो ये किसके बलबूते पे है? टेक्नोलॉजी के बलबूते पर, शिक्षा के बलबूते पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न अपना है कि कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं, अन्य में क्यों नहीं। अब इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर लोग असमान रूप से वितरित क्यों है। प्रश्न यही है ये कि कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में रहना चाहते हैं, अन्य प्रदेशों में नहीं रहना चाहते। सॉरी। तो इसका क्या कारण है, यानी पृथ्वी पर जनसंख्या असमान वितरण क्यों है। इस प्रश्न को यदि अपन यूं भी लिख लें कि पृथ्वी पर जनसंख्या असमान वितरण क्यों है, असमान वितरित क्यों है, वितरित है क्यों, यही प्रश्न अपना बनता है यहाँ पे। ये सेम सिमिलर प्रश्न है, इस रूप में आ जाए तो भी वही बात है और ये आए तो भी वही बात। तो अब लोग रहना, इसका उत्तर क्या है, क्योंकि इसका कारण क्या है, मानव
वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उनके लिए अनुकूल वातावरण हो। अनुकूल वातावरण में रहना पसंद करते हैं। अनुकूल वातावरण का मतलब होता है कि एक क्षेत्र विशेष में खनिज संपदा हो, जलवायु उसके अनुकूल हो, मृदा उपजाऊ हो, अच्छी वर्षा होती हो, आर्थिक क्रियाएं अच्छी होती हो। तो ये जो केजेज है कहीं भी आपको मिलेंगे, ये चीज़ें जहाँ कहीं भी आपको मिलेगी वहाँ मनुष्य रहना पसंद करेगा। इसको बोलते हैं अनुकूल वातावरण, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में मनुष्य रहना अधिक पसंद करेगा। वैसे मनुष्य जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है मुख्य रूप से उसमें भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और राजनीतिक कारक, 3 प्रकार के कारक होते हैं। तो भौतिक कारक होते हैं उसमें वहाँ उस प्रदेश की स्थिति कह सकते हैं, उसका उच्चावच कह सकते हैं, उसकी मृदा हो सकती है, उसकी जलवायु हो सकती है और उसकी जल की उपलब्धता हो सकती है। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उस बेस पे ही अपन किसी प्रदेश विशेष का ये तय कर सकते हैं कि वहाँ पे जनसंख्या अधिक रहेगी या कम रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपना है कि विश्व के 10 आबाद देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है। यानी एक 10 बड़े देश जो है सघन आबाद है, उनमें विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। तो विश्व के 10 देशों में कुल जनसंख्या का 60% निवास करता है। यथा अपन देखें जैसे कि चाइना है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, तो इनमें बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व की कुल जनसंख्या का जो है इन देशों में लगभग ये 10 देश है जिसमें 60% भाग निवास करता है। बेसिकली वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप का है, क्वेश्चन टाइप का ये, तो इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के उन 4 शीर्ष देशों के नाम बताइए। 4 शीर्ष देशों के नाम बताओ जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी विश्व के उन 4 देशों के नाम बताइए जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आपको पता है सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथा इंडोनेशिया का है। तो ये इनका क्रम है, सबसे अधिक जनसंख्या चाइना की है, दूसरा स्थान भारत का है, ठीक है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा इंडोनेशिया। 4 देशों का ही पूछा है तो अपन क्रम से इनको बता सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपना है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली यदि घनत्व की बात आ जाते हैं जिसको अपन डेंसिटी के नाम से पुकारते हैं, डेंसिटी है क्या, तो प्रति इकाई क्षेत्र में घनत्व होता क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र में। अब भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ लिया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ अपन क्या लेते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इकाई किलोमीटर हो सकती है, वर्ग मील हो सकती है, वर्ग हेक्टेयर हो सकती है, वर्ग एकड़ हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन बेसिकली जो घनत्व ज्ञात किया जाता है तो उसमें वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अक्सर देखा जाता है। भारत के संदर्भ में देख लो चाहे विश्व में, अक्सर घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में देखा जाता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र, मैंने यहाँ प्रति इसी लिखा है क्योंकि इसमें इकाई की जगह यदि वर्ग किलोमीटर लिख देते तो अन्य इकाइयाँ नहीं आती, लेकिन अपन इकाई कोई सी भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर जो काम मिल जाती है वो है किलोमीटर। तो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या, ठीक है, घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इससे प्राय यदि इस रूप में अपन लिखे तो इजीली क्या है, छोटा प्रश्न आता है तो पूरा का पूरा आंसर मिलने के चांस है अपने। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के रूप में देखा जाता है। इसे प्राय कर इसको प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। ये हो गए। अब इसका जो क्षेत्रफल है, सॉरी घनत्व जो है वो निकालने का सूत्र क्या है, तो यह जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। सिंपल सा ही है कि कुल जनसंख्या जो है किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसमें कुल क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाता है, घनत्व आ जाता है, बराबर घनत्व आ जाता है। जैसे कि यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल जनसंख्या किसी की 100 है और वहाँ का क्षेत्रफल यदि 20 है, ठीक है, तो यहाँ तो हो गया मान लिया क्षेत्रफल और ये होगी जनसंख्या। तो यहाँ पे इसको यदि अपन कैलकुलेट करेंगे
तो कितना आएगा, 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका घनत्व आ जाएगा। यानी इस रूप में इसको अपन निकाल सकते हैं, कुल जनसंख्या और डिवाइड बाई कुल एरिया जो है, टोटल एरिया जो है, उससे अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि एशिया में जनसंख्या घनत्व कितना है। एशिया महाद्वीप, संपूर्ण विश्व में 7 बड़े महाद्वीप है, उनमें एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, ठीक है, और आकार की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। तो यहाँ जनसंख्या खूब ज़्यादा निवास करती है, यानी संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जो 60% भाग है अकेले एशिया में निवास करता है। तो यह घनत्व भी कुछ यदि अपन देखें तो इस रूप में मिलता है कि एशिया में जनसंख्या घनत्व है कितना, तो 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बेसिकली छोटा सा प्रश्न इसमें है जो 1 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला, अकेले एशिया में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अकेले एशिया में निवास करता है, तो ये अपन देखा लगभग 60% जनसंख्या जो है अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 तरह के कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, और राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐतिहासिक भी हो सकता है, ऐतिहासिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण है भू आकृति। अपन बात किसकी कर रहे हैं, भौतिक कारकों की, इनको प्राकृतिक कारक भी कहा जाता है, प्राकृतिक कारक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो भौतिक कारक कह दो चाहे प्राकृतिक कारक कह दो। तो इसमें भू आकृति, आकृति जो भू आकृति होती है, यदि किसी क्षेत्र विशेष में पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, तो पहाड़ और पठार वाला जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, तो यहाँ जनसंख्या कितने कैसी रहेगी, कम रहेगी। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपको, समतल जो मैदानी प्रदेश है, यानी मैदानी जो भाग है उनमें, मैदानों में जनसंख्या कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। यानी सर्वाधिक जनसंख्या का जो जमाव मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, मैदानों में मिलेगा, ठीक है। और जो ये एक उच्चावच हो गया एक प्रकार से, उसकी स्थलाकृति या भू आकृति हो गई। फिर जल की उपलब्धता, यानी किसी प्रदेश में जल की पूर्ण उपलब्धता। आपको पता है प्राचीन समय में मनुष्य कहाँ रहना पसंद करता था, तो प्राचीन सभ्यताएं आपको कहाँ मिलेगी, नदी घाटियों में। प्राचीन सभ्यताएं आपको कहाँ मिलेगी, नदी घाटियों में देखने को मिलेगी। तो अधिकतर मनुष्य कहाँ रहना पसंद करता है, जहाँ जल की पूर्णतः उपलब्धता हो, ठीक है। फिर जलवायु, किसी प्रदेश विशेष की जलवायु जो है यदि मनुष्य के रहने के अनुकूल है, अक्सर लोग मानसूनी जलवायु को ज़्यादा पसंद करते हैं। किस जलवायु को पसंद करते हैं, मानसूनी जलवायु जो है उसको अधिक पसंद करते हैं, यानी इस जलवायु में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। और मिट्टियाँ कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी कैसी हो, उपजाऊ, जैसे कि यथा जलोढ़, दोमट, कच्छारी, इन मिट्टियों में अक्सर लोग अधिक निवास करते हैं। तो ये 4 भौतिक कारक है। इसमें अपने आ गई भू आकृति या स्थलाकृति भी इसको कह सकते हैं, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से। आर्थिक की बात कर लिए, आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, तो आर्थिक कारकों में मुख्य रूप से खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, 3 कारक है। अब खनिज जहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो तो वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। अब खनिज का यदि उदाहरण देखें अपन, तो पश्चिमी राजस्थान जो अपना, उसमें खनिज तेल निकला पश्चिमी राजस्थान के अंदर, यानी तेल की खोज यहाँ पे हुई, उसके बाद से तेल के कारण ये सघन आबाद हो गया। ऑस्ट्रेलिया जो है उसका पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, तो यहाँ पे जो खान क्षेत्र है जिसका नाम जैसे काल गुरली और कुलगार्डी, इस नाम से कोई 2 खान क्षेत्र है जहाँ पे स्वर्ण खाने हैं, सोने के निक्षेप पाए गए और सोना निकला, इस कारण से वहाँ पे लोग रहना पसंद करने लगे। तो ये उदाहरण ले सकते हैं अपन, जैसे अपना अफ्रीका महाद्वीप का घाना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी लोग अधिक निवास क्यों करते हैं कि वहाँ पे खनिज निकलते हैं।
दूसरा है नगरीकरण। नगरों की ओर लोगों का रुझान अधिक होता है क्योंकि लोग नगरों में अधिक सुविधाएं महसूस करते हैं, तो नगरों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और विश्व की बहुत बड़ी आबादी, संपूर्ण विश्व की, ये प्रश्न भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि विश्व की 47% आबादी जो है वो नगरों में निवास करती है। तो संपूर्ण विश्व की बहुत बड़ी आबादी है वो नगरों में रह रही, क्योंकि नगरों में लोग सुख सुविधाओं का भोग करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो नगरों की ओर वो आकर्षित होते चले जाते हैं और आर्थिक क्रिया भी अच्छी होती है। ठीक है। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? भारत की नगरीय जनसंख्या है लगभग अपन कहें तो 31.16%। यह भारत की जनसंख्या है वो नगरीय है। तो भारत में विश्व की नगरीय औसत नगरीय जनसंख्या से भारत का अनुपात अपन देखें, अनुपातिक देखें तो भारत की नगरीय जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। ठीक है। फिर अगला है औद्योगिकरण, यानी किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की अवस्थापना यदि ज़्यादा हुई है, उद्योगों की अवस्थापना यदि ज़्यादा हुई है तो ऐसे जो जहाँ खनिज निकलेंगे ना वहाँ उद्योग लगेंगे, जहाँ खनिज निकलेंगे वहाँ क्या लगेंगे? उद्योग। अब इसका उदाहरण अपन लें तो भारत के अंदर अपन छत्तीसगढ़ वाला जो पठारी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है ना, झारखंड है, यहाँ लौह इस्पात उद्योग लगने के कारण यह प्रदेश है वो सघन आबाद हुआ। उससे पहले यहाँ लोग नहीं रहते थे क्योंकि इन भागों में क्या लगे? लौह इस्पात कारखाना लगा। ठीक है ना। पहला लौह इस्पात कारखाना 1907 में सांगची गांव में जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था। जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था। इस प्रकार से पहला कारखाना, तो ये कारखाने यहाँ पे लगे तो लोग अधिक रहना पसंद करने लगे। ठीक है। तो ये हो गया अपना जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक कारक। फिर है जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। एक प्रश्न और आता है इसमें छोटा सा कि वो मैं यहाँ बता देता हूँ। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक कारक कौन से हैं? सामाजिक ऑब्लिक सांस्कृतिक कारक। अब यहाँ ये कारक कौन से होते हैं? तो इन कारकों की जब हम बात करेंगे तो ये जो कारक होते हैं वो होते हैं कि आप देखते हैं कि लोग धर्म विशेष को महत्व देते हैं। कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें अधिक एक ही धर्म के लोग अधिक निवास करते हैं, तो वहाँ उसी धर्म से संबंधित लोग हैं आकर्षित होते हैं। जैसे कहीं पे यदि सिख धर्म के लोग रह रहे हैं तो उस भाग में सिख जो लोग हैं वो अधिक आकर्षित होंगे। कहीं पे यदि हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा है तो वहाँ हिंदू धर्म के लोग अधिक आकर्षित होंगे। तो ये एक प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है। समाज विशेष के लोग यदि किसी प्रदेश विशेष में अधिक रहते हैं तो यहाँ जैसे कि एक जाति विशेष के लोग, एक समाज विशेष के लोग यदि जहाँ कहीं भी रह रहे हैं तो उससे संबंधित लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक ऐतिहासिक कारक भी होता है। प्राचीन समय में जनसंख्या जो है वो ऐतिहासिक स्थलों के आसपास मिलती है आपको। उसमें जैसे कि राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र है, वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते थे। कारण क्या था? कारण यह था कि इस क्षेत्र में लोग सुरक्षा फील करते थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। किसी प्रकार का हमला यदि होगा तो राजा जो होता था उसके दुर्ग के आसपास में उनको सुरक्षा मिल जाती थी, सेफ रहा करते थे। इस कारण से ऐतिहासिक कारक के रूप में यह बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है। अगला प्रश्न अगला है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि का मतलब हो गया बढ़ोतरी। तो दो समय अंतरालों के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या में परिवर्तन। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में किसी क्षेत्र विशेष में की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे कि भारत के संदर्भ में देखें 2001 में जनसंख्या जो थी वो 102 करोड़ थी, लगभग लेते हैं आंकड़ा पर। और 2011 में कितनी होगी? 121 करोड़। अब इसमें यदि वृद्धि की बात अपन करेंगे तो ये वृद्धि अंतर कितना हो गया दोनों के बीच का? 19 करोड़। ठीक है। तो 19 करोड़ अंतर हो गया। ठीक है। तो अब ये 19 करोड़ जनसंख्या जो है वो क्या है?
वृद्धि हो गई। अब 19 करोड़ की वृद्धि। अब एक आगे अपन निकालते हैं कि वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं। बहुत बार अपन क्या निकालते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो ठीक है, तो इसमें ये तो अपने भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद में होती है, तो ये 10 वर्ष की है। ये अंतर कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का, ठीक है ना। और इसकी वार्षिक यदि अपन पूछ ले, पहले ये देख लेते हैं, वार्षिक यदि पूछ ले तो वार्षिक पूछे तो 19/10 कर दो बराबर 1.9 करोड़, ये वार्षिक होगी। इजीली हो जाता है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, कोई हार्डनेस नहीं है कुछ किसी प्रकार की। और अब यदि वृद्धि प्रतिशत अपन याद करें तो प्रतिशत वृद्धि में वृद्धि बटा प्रारंभिक वर्ष का मान, प्रारंभिक वर्ष का मान, ठीक है, गुणा 100 कर देते हैं तो वृद्धि प्रतिशत आ जाता है। अब प्रारंभिक मान का मतलब क्या हो गया, यदि इसको अपन ऐसे देखें, जैसे अपने वृद्धि 10 की निकालते हैं तो 19 आई अपने 10 की वृद्धि निकाले अपन, और प्रारंभिक मान कितना है 2001 के आधार पर निकलेगा ना, आधार वर्ष यही रहेगा 102 और गुणा 100 कर देंगे तो जो आएगा बराबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। तो वृद्धि जो होता है 2 समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के बाद में जो वृद्धि निकालने के बाद में हम उसको वार्षिक भी निकाल सकते हैं। इसमें 10 का भाग लगाते हैं भारत के संदर्भ में यदि अपन देखें, क्योंकि भारत में हर 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है, और उसको वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। तो वृद्धि डिवाइड बाई प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या गुणा 100 कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछ लिया गया है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है। तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु का सीधा अंतर अपन देखें, जन्म और मृत्यु का जो सीधा अंतर होता है इसको अपन निरपेक्ष भी कह सकते हैं, निरपेक्ष वृद्धि भी कह सकते हैं, और ये प्राकृतिक भी होती है। निरपेक्ष ऑब्लिक है, यदि अपन इसको प्राकृतिक वृद्धि कहें तो एक है, लगभग एक सी बात है, क्योंकि दोनों का अंतर है, यहाँ पे सीधा अंतर है। जन्म इसका सूत्र है प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु, यानी जितने जन्म ले रहे हैं उसमें से मरने वाले लोगों की संख्या अपन घटा देंगे तो जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला प्रश्न है, ये देखो सूत्र भी इसका प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु यहाँ दे रखा है। अगला है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहा जाता है, वास्तविक वृद्धि। तो इसको समझने के लिए बेसिकली अपन इसका सूत्र लेते हैं कि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। अब इससे इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाले जो लोग हैं उसमें से मृत्यु यानी जो मरने वाले लोग हैं उसको घटा दें अपन, और उसमें ऐड क्या करेंगे, आप्रवासी जो बाहर से आने वाले हैं उसमें से उत्प्रवासी जो इस स्थान को उस स्थान को छोड़कर जाने वाले हैं उनके अंतर को यदि अपन उसमें जोड़ दें, अर्थात जन्म माइनस मृत्यु है उसमें आप्रवास माइनस उत्प्रवास अपन कर दें, तो जो अंक आएगा, जो मान आएगा वो वास्तविक वृद्धि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वास्तविक वृद्धि कहलाएगा, ठीक है। इसको यदि एग्जाम्पल से अपन ऐसे समझें, एग्जाम्पल यदि इसका लें तो मान लेते हैं कि किसी प्रदेश की जनसंख्या जो है वो जन्म दर 100 है, जन्मने वाले 100 है, मरने वाले 90 है, ठीक है, आने वाले 10 है और जाने वाले 15 है। यदि ये आंकड़े अपन ले लें तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 90 प्लस 10 माइनस 15, ठीक है। तो 100 माइनस 90 तो यहाँ से कितने हो गए, 10 हो गए, प्लस यहाँ कितने हो गए, माइनस के 5, तो ये प्लस के 10 माइनस के 5 बराबर कितने हुए, 5। तो यहाँ वृद्धि वास्तविक क्या रहेगी, 5 की वृद्धि रहेगी। सिंपल सा है, वैसे कोई ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि या ऋणात्मक वृद्धि में क्या अंतर है, धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि। देखिए वृद्धि जो होती है, जैसे यदि
जन्म लेने वाले 100 है और मरने वाले 90 है, तो यहाँ पे 10 प्लस हो गए, इसका मतलब ये तो है धनात्मक। और यदि जन्म लेने वाले 100 है, मरने वाले 110 है, तो यहाँ -10, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ये सिंपल सा ही है। जब दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या में यदि वृद्धि हो तो धनात्मक वृद्धि, तथा यदि जनसंख्या में कमी हो तो उसको ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो कमी होने के पीछे कारण क्या है? मृत्यु दर यदि ज़्यादा हो। फिर है अगला प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? यह प्रश्न पूछा भी गया था, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन किन घटकों के कारण होता है? 3 इसके प्रमुख घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। 3 प्रमुख घटक है। प्रवास को पुनः 2 भागों में अपन बांटते हैं, आप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। आप्रवास और उत्प्रवास 2 घटकों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? तो यह है, अशोधित जन्म दर का मतलब है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी 1000 महिलाओं के पीछे कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया, उसको अशोधित जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, तो अशोधित जन्म दर बराबर 1 वर्ष में जीवित जन्म उस वर्ष की मध्य जनसंख्या गुणा 1000, इस सूत्र से इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है? बेसिकली आप्रवास होता है किसी स्थान विशेष के ऊपर आने वाले लोग, वो आप्रवासी कहलाते हैं, और उस स्थान से जाने वाले लोग हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। जैसे ए बिंदु है तो यहाँ पे ये बी बिंदु है, तो बी बिंदु से यहाँ पे पी व्यक्ति जो है कहाँ आ गया? ए स्थान पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पी जब यहाँ आ गया, इस स्थान पे इसका आगमन हुआ है, तो यहाँ प्लस हो गया ये, तो यहाँ तो हो गया पी आप्रवासी। किस स्थान के लिए? ए के लिए, एक पे आके रहा है तो आप्रवासी, और यहाँ पी माइनस हो गया तो बी स्थान के लिए क्या हो गया? उत्प्रवासी। बस यही अंतर दोनों में। यदि कोई व्यक्ति विशेष जो है किसी स्थान को जाने वाले, उस स्थान के लिए तो होता है आप्रवासी जहाँ वो जाता है, और जिस स्थान को वो छोड़ता है तो उस स्थान के लिए वो हो जाता है उत्प्रवासी। ठीक है, उस स्थान के लिए क्या हो जाता है? उत्प्रवासी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक 2 तरह के कारक होते हैं, एक तो होता है अपकर्ष, एक होता है प्रतिकर्ष। प्रति एक उपसर्ग भी है जिसका अर्थ विलोम होता है, उल्टा। था अपकर्ष का कारण उत्तर लेते हैं आकर्षित करने वाले, आकर्षित करने वाले कारक। अब आकर्षित करने वाले कारकों में क्या होता है? जो जैसे अपने यदि देखेंगे कि अपकर्ष कारक, यहाँ प्रश्न भी दे दिया। ठीक है, जैसे कि ये हो गया अपना शिक्षा, रोजगार, शांति, अनुकूल वातावरण। ये क्या है? अपने किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ यदि वहाँ पे शिक्षा मिलती है, अच्छा रोजगार है, शांति व्यवस्था है, अनुकूल वातावरण है, तो यहाँ लोग अधिक रहना पसंद करेंगे। तो ऐसे कारकों को अपकर्ष कहते हैं। और प्रतिकार तो होता है उल्टा, यानी किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारक, जैसे कि बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी हो सकता है, गरीबी हो सकता है, अशांत वातावरण हो सकता है, राजनीतिक कारक हो सकते हैं। ठीक है, कठोर जलवायु हो सकती है, कोई महामारी या प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। महामारी हो सकती है और प्राकृतिक आपदा वाला क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, ये वो कारक है जो किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो इसीलिए इन कारकों को कहते हैं प्रतिकर्ष, और जो आकर्षित करते हैं उनको बोलते हैं अपकर्ष। प्रश्न पूछा गया है और इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, तो याद करने का फॉर्मूला यही है। प्रति का अर्थ होता है विलोम, अर्थात प्रतिकर्ष वो कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर करे, वो प्रतिकर्ष कारक होते हैं। ठीक है, अगला बिंदु, अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति
के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी। औद्योगिक क्रांति जो है लगभग 1750 के आसपास में, 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में हुई थी। ठीक है, यानी 1750 के आसपास में औद्योगिक क्रांति हुई। सबसे पहले सर्वप्रथम क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में होने के पीछे कौन कौन से कारक थे? तो वहाँ परिवहन की सुविधा थी, उनके पास में पूंजी थी, उनके पास में तकनीकी ज्ञान था। ठीक है, इन कारणों से वहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई और मध्य 18वीं शताब्दी में हुई। क्यों हुई? कि उनके पास भी सुविधाएं थी। तो इस समय पूछा है कि विश्व की जनसंख्या औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 55 करोड़। कितनी थी? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ सकता है, सीधा सा है 55 करोड़। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना समय लगा? तो प्रारंभिक 1 अरब से 2 अरब होने में अधिक समय लगा है 100 वर्ष। कितना समय लगा? 100 वर्ष। फिर है विश्व की जनसंख्या को 6 अरब से 7 अरब होने में कितना समय लगा? तो यहाँ मात्र 12 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे 1 अरब से 2 अरब होने में तो 100 वर्ष लग गए। इसका कारण ये था कि ये जो समय है, इस समय जन्म दर भी तो उच्च थी, जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। मृत्यु दर भी क्या थी? उच्च थी। दोनों उच्च होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि कम होती थी। ठीक है, इस कारण से समय ज़्यादा लगा। दूसरा कारण है कि जनसंख्या का आकार छोटा था। जनसंख्या का आकार कैसा था? छोटा आकार था। तो छोटे आकार में जनसंख्या जो मल्टीप्लाई होती है वो फिगर जो देती है वो छोटा देती है। ठीक है, और 6 अरब से 7 अरब होने में जनसंख्या में सिर्फ मात्र 12 वर्ष लगे। इसका कारण है जनसंख्या का आकार बड़ा होना। और आकार बड़ा है यदि वो उसमें प्रतिशत है, थोड़ा अंक ही है, यदि प्रतिशत वृद्धि थोड़ी भी हो रही है तो लेकिन उसमें जो आंकड़ा आता है वो बड़ा आता है। इसका यही कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ी? तो यह है 4 गुना। कितनी बढ़ी 20वीं शताब्दी में? 4 गुना। अब तो जैसे आंकड़े लगभग आ रहे हैं, वैसे छोटे प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकसित देशों में जनसंख्या कम बढ़ रही है, विकासशील देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि भारत जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। ठीक है, विकासशील देशों की श्रेणी में, वर्तमान में तो नहीं रहा, अब तो अलग विकसित में पहुंच गया है। तो इसका क्या कारण है? तो इसमें क्या लिखा है मैंने कि विकसित देशों में ने अपने यहाँ जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर को भी कंट्रोल कर लिया है। इस कारण वृद्धि विकसित देशों में कम होती है, बल्कि विकासशील देशों में जन्म दर उच्च बनी रहती है। यानी मृत्यु दर को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा करके, लेकिन वो जन्म दर को कंट्रोल नहीं कर पाए। इस कारण से जो प्राकृतिक वृद्धि है वो विकासशील देशों में ज़्यादा होती है और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 2015 के अनुसार कितनी है? वर्ष 2015 के अनुसार विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.2% है। कितनी है? 1.2%। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? तो महाद्वीप की पूछ ली है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप की। कितनी है? 2.6%। अब इसका कारण क्या है कि यह महाद्वीप अशिक्षित है। अफ्रीका महाद्वीप अशिक्षित है, उष्ण इसकी जलवायु है, आदिम, यहाँ की जो जनसंख्या है वो आदिम जीवन यापन कर रही है, तो उनको जनसंख्या वृद्धि के बारे में कोई विशेष नॉलेज नहीं है। इन कारणों से अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है?
तो 1.64%, ये बुक में 1.64% दिया गया है। ठीक है, तो 1.64%। अगला है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का आंसर हम इस रूप में लिख सकते हैं कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। जैसे जनसंख्या मजदूर व खेतीहर से नगरीय और औद्योगिक होती चली जाती है तो जन्म दर व मृत्यु दर में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इस तरह का जो थ्योरी है उसको जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि संक्रमण सिद्धांत के अंदर इस तरह की सी थ्योरी आपको मिलती है, और यहां इस रूप में आप इसको देखते हैं। इस तरह का सा संक्रमण सिद्धांत बना हुआ है। यह तो है जन्म दर और यह है मृत्यु दर। यहां पे दे रखा है, यहां पे दे रखी है आंकड़े जो है वो जन्म और मृत्यु की। अब यहां देखा गया कि इस भाग में जो पहली अवस्था है, फर्स्ट अवस्था है, इसमें बांग्लादेश के जंगली क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं, आदिम जनजाति मुख्य रूप से अफ्रीकी जनजाति है वो यहाँ निवास करती है। ठीक है, पहली अवस्था में। तो इस अवस्था में अपन देखते हैं कि जन्म दर का जो ग्राफ है वो भी ऊपर चलता है और मृत्यु दर का ग्राफ भी ऊपर चलता है। तो जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है, इस कारण से यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर नहीं है, तो प्राकृतिक वृद्धि जो है वो कम है। प्राकृतिक वृद्धि कैसी है? न्यून पाई जाती है। ठीक है, फिर यहाँ विकासशील देश आ गए, और यहाँ विकासशील देशों में अपन देखें जैसे कि भारत आ गया, कुछ अफ्रीकी देश आ गए, ठीक है, और कुछ एशियाई देश आ गए जैसे बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया। इन देशों ने क्या कर लिया, जन्म दर जो है वो तो वैसी वैसी बनी रही, मृत्यु दर को गिरा लिया। तो यहाँ दोनों के बीच का अंतर, ये प्राकृतिक वृद्धि है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये विकासशील देशों में ज़्यादा है। और यहाँ पे आ गए विकसित देश जैसे जापान अमेरिका। यहाँ कौन से आ गए? विकसित देश आ गए, जापान अमेरिका। तो इन्होंने जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को गिरा लिया, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों को क्या कर लिया? माइनस कर लिया, दोनों गिरा लिया। इस कारण से इनकी जो प्राकृतिक वृद्धि है इनकी वैसे भी कम हो गई। तो इसको बोलते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनसंख्या संक्रमण में कितनी अवस्था है? तो 3 अवस्था है। ठीक है, कितनी अवस्था है? 3 अवस्था। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था क्या दर्शाती है? तो अभी मैंने चर्चा की थी कि प्रारंभिक अवस्था क्या दर्शाती है। थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं इसको। जनसंख्या संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था क्या दर्शाती है? तो जनसंख्या संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर को दर्शाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी इलाकों में पाई जाती है। यानी आर्थिक रूप से कमजोर देश जो है, आदिम जनसंख्या जहाँ निवास करती है वो पहली अवस्था में है, जनसंख्या संक्रमण की फर्स्ट स्टेज में है। ठीक है, फिर जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था क्या दर्शाती है? तो तीसरी अवस्था जो है यह अवस्था निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, ठीक है, दर्शाती है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यह अवस्था विकसित देशों में यथा अमेरिका, जापान, कनाडा में देखने को मिलती है। अब मध्यवर्ती जो अवस्था है, सेकेंड फेज यहाँ पे नहीं दिया है, तो सेकेंड फेज जो है वो विकासशील देशों में, सेकेंड फेज कहाँ मिलता है इस अवस्था का? विकासशील देशों में, यथा भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह इन्हें मिलता है। और यहाँ क्या है? जन्म दर ऊंची और मृत्यु दर नीची पाई जाती है। तो दोनों में अंतर जो हो गया वो प्राकृतिक वृद्धि, यानी प्राकृतिक वृद्धि जो होती है यहाँ पे ज़्यादा होती है। इस कारण से जनसंख्या सेकंड अवस्था में सर्वाधिक बढ़ती है। सेकंड प्रावस्था संक्रमण की उसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। समझिए, अगला बिंदु। पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है, ये छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं लेकिन इजीली
आप समझ गए होंगे। जनसंख्या नियंत्रण के कोई 3 उपाय। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो नियंत्रित कैसे करें, तो 3 उपाय क्या हो सकते हैं। शिक्षा का प्रसार करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि शिक्षित लोग हैं, अधिक जनसंख्या से होने वाले नुकसान है उसको भलीभांति समझ लेते हैं। ठीक है। परिवार नियोजन कार्य अपना करके, गर्भ निरोधक उपाय अपना करके अपन जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार सख्त कानून बना करके कंट्रोल कर सकती है। सरकार कानून बना दे, जैसे कि चाइना ने वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लागू कर रखी है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। भारत में गवर्नमेंट जो जॉब लगना चाहते हैं, जो विभिन्न पदों पर खड़े होना चाहते हैं सरकारी क्षेत्र में, तो उनके लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी भारत सरकार ने अपना रखी है। तो ठीक वैसे अपन जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, थॉमस माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत कब दिया। ये थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल राइट है, 1798 में। कब दिया है, थॉमस माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत जो है 1798 में दिया था। और पाठ के अंतिम पड़ाव की ओर है, थॉमस माल्थस का सिद्धांत क्या है। जनसंख्या के संदर्भ में थॉमस माल्थस ने जो अपना सिद्धांत दिया वो क्या है, क्या कहता है थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो माल्थस का सिद्धांत है, उसके अनुसार खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा, खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा, यहां लिखा है जनसंख्या, मिसप्रिंट है, खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। वह अकाल, जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्य आपूर्ति नहीं होगी तो अकाल, बीमारी और युद्ध के द्वारा जनसंख्या में पुनः गिरावट आ जाएगी। खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ेगी, फिर क्या होगा, अकाल पड़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी और खाद्य आपूर्ति है या युद्ध हो जाएगा, तो इस कारण से जनसंख्या में पुनः गिरावट आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ से 32 क्वेश्चंस अपन ने बनाए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लग रहा है कि पार्ट को अपन ने पूरा कवर करने की कोशिश की है और यहाँ से अन्य कोई प्रश्न यहाँ मेरे हिसाब से नहीं रहा है। और बेसिकली अपन ये इस प्रकार से यदि पार्ट को तैयार कर लें तो इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, इस पार्ट से जो भी प्रश्न आएगा आपके समक्ष उसका उत्तर दे पाओगे। हमारी कोशिश है कि हम इस अक्षर में आपकी हेल्प करते रहें। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि बोर्ड के जो अधिक बच्चे हैं, ज्योग्राफी के अधिक से अधिक बच्चे हैं, उन तक हमारा वीडियो पहुंचेगा। तो कई ऐसे क्षेत्र में बच्चे वो भी हैं जिनके ज्योग्राफी का लेक्चरर उपलब्ध नहीं था, वहाँ ज्योग्राफी की पोस्ट होते हुए भी स्टाफ की कमी थी और उन बच्चों के लिए कोर्स कवर करने का मौका अच्छा नहीं था, या यूँ कहें कि अन्य सब्जेक्ट टीचर ने उनको ज्योग्राफी पढ़ाई हो तो वहाँ इनको दिक्कतें आ रही हो, तो यहाँ से वो 1 महीने में अपना रिवीजन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर इसमें हमारी हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिशन ज्योग्राफी से जुड़ने के लिए। थैंक यू।